हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी प्राइमरी वर्ल्ड। आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी क्लास 4th न्यू एनसीईआरटी हिंदी की पुस्तक वीणा का पाठ नंबर 1। तो हमारी बहुत ही प्यारी सी कविता है जिसका नाम है चिड़िया का गीत। तो ये एक कविता है जिसको हम अच्छे से गाएंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कविता के जो कवि हैं वो है निरंकार देव सेवक। तो जब भी आप किसी भी पाठ को पढ़ें, किसी कविता को पढ़ें, तो ये ज़रूर देखें कि उसको किसने लिखा है। तो कविता को लिखने वाले को हम कहते हैं कवि, और इस कविता के कवि हैं निरंकार देव सेवक। तो चलिए हम अपनी कविता को पहले गाते हैं और इसका मीनिंग समझते हैं। आप मेरे साथ गा सकते हैं। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। ये जो छोटी सी प्यारी सी चिड़िया है ये कहती है कि सबसे पहले जो मेरा घर था वो एक अंडा था, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी सारी दुनिया बस ये अंडा ही है, क्योंकि मैं उस अंडे के अंदर थी। तो जब मैं उसके अंदर थी तो मुझे मेरी पूरी दुनिया वो अंडा ही लगता था। फिर क्या हुआ? फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर उसने सूखे तिनकों से अपना घोंसला बनाया। किससे अपना बनाया घोंसला? सूखे तिनकों से बनाया। और वो अंडे से थोड़ा सा बड़ा था, वो बाहर देख सकती थी, है ना। कुछ पत्ते उसको नज़र आते थे, कुछ दूरी तक के पेड़ उसको नज़र आते थे, कभी कुछ और आसपास से जो भी गुजरता वो उसको नज़र आता था। तो उसको ये अच्छा लगने लग गया कि पहले तो जो मेरा घर था वो एक अंडा था, लेकिन अब मेरा जो घर है वो एक घोंसला बन गया है, और ये पहले वाले घर से, पहले वाले संसार से थोड़ा बड़ा है। उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं हरी भरी शाखाओं पर निकल गई। सुकुमार यानी कि बहुत ही कोमल सी जो शाखाएं थी, मैं एक शाखा से दूसरी शाखा पे उड़ती थी। तो मैंने क्या देखा कि वहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें भी दिखती थी। कुछ पक्षी दिखते थे, कुछ पशु दिखते थे, और मैं जब और उड़ने की कोशिश करती तो मुझे मेरे ही जैसे उड़ने वाले छोटे छोटे पक्षी, छोटी छोटी चिड़िया भी दिखती थी। तो मुझे अच्छा लगता था कि जो मेरा घर था, जो पहले अंडा था, फिर एक घोंसला था, जो अब मेरा घर बन गया था, मेरा संसार बन गया था, वो पहले वाले संसार से थोड़ा और बड़ा बन गया था। उसके बाद क्या हुआ? आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। और अंत में क्या हुआ? जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक अपने पंखों को पसार कर, यानी कि जब मुझे बहुत ही अच्छे से उड़ना आ गया, मेरे पंख एकदम मजबूत हो गए, मैं दूर तक उड़ सकती थी, तो मैंने क्या पाया? मैंने पाया कि आसमान ही पूरा मेरा संसार था। मैं जहाँ चाहे जा सकती थी, जहाँ चाहे उड़ सकती थी, जहाँ से भी मुझे हर एक चीज़ वहाँ से दिखाई देती थी। मुझे पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, है ना, बहुत सारे पेड़, जानवर, इंसान, सब कुछ दिखाई देने लगा था, क्योंकि मैं उस नीले आसमान में अब उड़ने लगी थी। तो चिड़िया का घर अब क्या बन गया था? पूरा का पूरा आसमान ही उसका घर, उसका संसार बन गया था। तो बहुत ही प्यारी सी कविता है जिसको लिखा है निरंकार देव सेवक जी ने। चलिए अब आते हैं हम इसके अभ्यास पर। सबसे पहले है बातचीत के लिए। तो ये आपको बस बात करनी है, यहाँ पे लिखने के लिए कुछ नहीं है, हम डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, पशु पक्षियों के लिए घर आवश्यक है या नहीं? कारण भी बताइए। अच्छा ये बताइए, क्या हमारे लिए घर आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। हम अपने घर में सुरक्षित रहते हैं। कोई आंधी है, तूफान है, बारिश है, सर्दी, गर्मी या जंगली जानवरों से क्यों ही हमें बचना हो, तो घर हमें हर एक चीज़ से बचाता है। ऐसे ही पशु पक्षियों का भी घर होता है, वो भी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने आप को धूप से, गर्मी से, ठंड से बचा कर रखना चाहते हैं, जंगली जानवरों से अपने आप को बचा कर रखना चाहते हैं, इसीलिए उनके लिए भी घर आवश्यक है। उसके बाद है, आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर क्यों जाते हैं? देखिए, हमारे घर के जो लोग हैं वो बाहर काम करने के लिए जाते हैं। मान लीजिए आपके घर में आपके पापा, आपकी मम्मा जॉब करते हैं, तो उनको बाहर तो जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा घर के जो सदस्य हैं वो बाहर किस लिए जाएंगे? कुछ मार्केट से सामान लेकर आना होता है, उसके लिए बाहर जाएंगे, है ना। कई बार हम घूमने जाते हैं, जैसे कि पार्क या किसी गार्डन में, किसी मेले में, है ना। तो बाहर हम काम से भी जाते हैं और बाहर किसी
हम इंजॉय करने के लिए भी बाहर जाते हैं। तो हमारे घर के सदस्य भी बाहर काम की वजह से या फिर कुछ सामान लाना या कहीं घूमने के लिए जाते हैं। फिर जब परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं या बाहर से आते हैं तो आपको कैसा लगता है और क्यों? देखो, जब भी हमारे परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं तो हमारा मन करता है कि हम भी बाहर जाएं, हम भी बाहर की दुनिया देखें, हम भी देखें कि हमारे पापा कहाँ काम करते हैं, हमारी मम्मा कहाँ जॉब करती हैं, मार्केट कैसी लगती है, मेला कैसा होता है ना। हमारा बहुत दिल करता है। और जब कोई बाहर से आता है, मान लीजिए हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स जब बाहर से आते हैं तो हमें एक इंतज़ार रहता है कि वो जब भी हमारे घर आएंगे, वापस घर आएंगे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ खाने की या फिर खेलने की चीज़ें ज़रूर लेकर आएंगे। अब है अगला प्रश्न, जब कोई अतिथि आपके घर आता है, अतिथि क्या होता है? मेहमान। तो जब आपके घर कोई मेहमान आता है या आप किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? देखो, जब भी हमारे घर मेहमान आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, एक्साइटमेंट होती है, हमें इंतज़ार रहता है। अगर हमें पता चल जाए कि आज हमारे घर मामा आने वाले हैं, बुआ आने वाली हैं, तो हम सुबह से ही उनके इंतज़ार में होते हैं, क्योंकि वो खाने की अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, हमारे लिए खिलौने लेकर आते हैं, कपड़े लेकर आते हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जब हम किसी और अपने रिश्तेदार के घर जाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, हम वहाँ जाते हैं, सबसे मिलते हैं, इंजॉय करते हैं, है ना। आपको कैसा लगता है ये आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद है, क्या आपको लगता है कि पक्षियों की तरह हम भी धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर उनकी तरह ही संसार देखते हैं? अपने अनुभव साझा कीजिए। देखिए, जब आप पैदा हुए थे, जब आप बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, तब आप अपने घर में थे, अपनी मम्मा के पास सबसे ज़्यादा रहते थे, है ना। धीरे धीरे जब आप बड़े हुए तो आप अपने घर के बाकी मेंबर्स को जानने लग गए, अपने पापा को, दादा दादी को, अपने भाई बहन को। फिर जैसे जैसे थोड़े और बड़े हुए, घर से बाहर निकले तो हमने अपने आसपास के पड़ोसियों को जाना, है ना। फिर आप धीरे धीरे जब और बड़े हुए, स्कूल आए तो आपने अपने टीचर्स को जाना, अपने फ्रेंड्स को जाना, बाहर की चीज़ों को देखा, आपने देखा मार्केट कैसी होती है, हॉस्पिटल कैसा होता है, बस स्टॉप, पार्क, ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो जब हम छोटे होते हैं तो हम एक बिल्कुल जैसे एक पक्षी अंडे के अंदर बंद होता है, इसी तरह से हम भी अपने घर के अंदर होते हैं और हमारा जो संसार है वो बहुत ही छोटा होता है। जब हम धीरे धीरे बड़े होने लग जाते हैं तो हम बाहर की चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा संसार उतना ही बड़ा होता जाता है। ऐसे ही पक्षियों के साथ होता है। जब वो छोटे होते हैं तो वो अपने घोंसले में ही रहते हैं, फिर धीरे धीरे जब उनकी मम्मा उनको उड़ना सिखाती है तो वो अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं, थोड़ा उड़ना सीखते हैं। फिर धीरे धीरे जब उनके पंख और मजबूत हो जाते हैं तो वो आसमान को छूते हैं। आपने देखा होगा बहुत ही प्यारे प्यारे जो पक्षी हैं वो आसमान में उड़ते हुए कितने अच्छे लगते हैं। चलिए अब आते हैं अगले पेज पर, कविता की बात। नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर में से एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। देखो, ये एक प्रश्न है और उसके 4 ऑप्शन हैं और एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, आपको बस पहचानना है। पहला प्रश्न है, घोंसले से संबंधित उपयुक्त वाक्य को चिन्हित कीजिए। देखिए, घोंसला पक्षियों का घर होता है, बिल्कुल सही बात है। घोंसला सूखे तिनकों से बनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। पक्षियों का घोंसला केवल पेड़ों पर होता है, नहीं, ये तो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमने रोशनदानों पर, है ना, जो भी दीवारों पर देखे हैं कि पक्षी अपने घोंसले बना लेते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है, तो इसको हम क्रॉस करेंगे। कुछ पक्षियों का घोंसला हमारे घरों में भी होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ पक्षी हमारे घरों में, रोशनदानों में, खिड़कियों में भी अपना घोंसला बना लेते हैं। तो इसके 3 ऑप्शन सही हैं। उसके बाद है, कविता में अंडे जैसा था आकार का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? अब देखो, कविता में जो अंडे जैसा था आकार, वो किसके बारे में बात हुई है? वो बात हुई है संसार के बारे में। लेकिन वो संसार तो उसका पूरा घर भी था, है ना। तो इसके 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, संसार और घर, क्योंकि जब चिड़िया अंडे में थी वही उसका घर था और वही उसके लिए उसका संसार था। अब ग है, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। इन पंक्तियों में इतना सा का क्या अर्थ है? अब देखो, वो अपने घर को समझती थी इतना सा ही है, बस इतना सा ही है, तो उसका क्या मतलब हुआ? बहुत ही छोटा सा, है ना। तो इसका सही ऑप्शन एक ही होगा, बहुत छोटा। आते हैं अगले पेज पर, प्रश्न नंबर 2। नीचे दी कविता की पंक्तियों का मिलान उनके नीचे दी उपयुक्त पंक्तियों से कीजिए। तो अगर आपने कविता को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से मिलान कर पाएंगे। चलिए हम पहले देख लेते हैं। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार। अब घोंसले में भी क्या आएगा? तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। ये क्या है?
आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार। अब वो जब आसमान में उड़ी तो तभी समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है ये संसार। और फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। और लास्ट में सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। अब सोचिए और लिखिए। तो ये हमारे हो गए प्रश्न उत्तर, ये हमें लिखने भी हैं। आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया को यह संसार कब कब छोटा लगा। तो आप बताइए कब कब छोटा लगा था चिड़िया को यह संसार। अंडे में, घोंसले में और हरी हरी शाखाओं पर छोटा लगा था। फिर है, खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा जिससे उसे लगा कि संसार बहुत बड़ा है। तो खुले आकाश में उड़ते समय चिड़िया ने पहाड़, नदियाँ, नाले, बादल, खुले मैदान, पशु पक्षी, इंसानों को देखा होगा, तभी उनको लगा कि ये संसार बहुत बड़ा है। अब है, प्रायः सुबह शाम पक्षियों की चहचहाहट कलरव सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, सुबह शाम हमने ध्यान दिया होगा जो पक्षी हैं वो बहुत चहचहाते हैं। इसका कारण ये होता है कि जैसे हम आपस में बात करते हैं, हमारी एक भाषा होती है, बात करने का एक तरीका होता है, वैसे ही पक्षियों का भी एक तरीका होता है। उनकी एक भाषा होती है जो हमें समझ नहीं आती लेकिन उनको आपस में समझ आती है। तो हम जब सुबह उठते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, जैसे ही सूरज निकलता है तो पक्षी चहचहाने लगते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनको पता चल जाता है कि अब सुबह हो गई है, उनको भोजन की तलाश में अब उड़ना होगा, जाना होगा। तो हो सकता है वो आपस में ये प्लान करते हो कि उनको कहाँ जाना है, कहाँ खाना मिलेगा, है ना। तो इसका आंसर आप यहाँ से पॉज करके लिख सकते हैं। आते हैं अगले पेज, समझ और अनुभव। देखो, पहला है, जब कोई शिशु चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो उसे लगता है कि संसार बहुत बड़ा है। क्या आपको भी घर से बाहर निकलते समय ऐसा ही अनुभव होता है और क्यों? देखो, जब हम छोटे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, हम अपने घरों में होते हैं, हम कुछ लोगों को ही जानते हैं, उनको ही पहचानते हैं। फिर धीरे धीरे हम बड़े होने लग जाते हैं, हम अपने आस पड़ोस में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर और कहीं पार्क जाते हैं, मार्केट जाते हैं। तो हम और लोगों को पहचानने लग जाते हैं और जगहों को पहचानने लग जाते हैं। तो हमें धीरे धीरे ये पता चलता है कि हम इस दुनिया को जितना बड़ा समझते थे ये तो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है और ये तो ख़त्म ही नहीं होती है। हम जितने बड़े होते जाते हैं उतनी ही नई नई चीज़ों के बारे में हम जान पाते हैं। तो ये जो संसार है, ये जो दुनिया है, ये और ज़्यादा बड़ी होती जाती है। फिर है, एक शिशु पक्षी की तरह आप भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। अब तक आप में भी कई परिवर्तन आए हैं। परिवर्तन यानी कि चेंजेस। पहले आप कुछ और थे, छोटे थे, अब बड़े हो गए हैं, है ना। ऐसे ही हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो आप में भी कई सारे परिवर्तन आए होंगे। अब आपको नीचे दिए गए शीर्षकों के हिसाब से बताना है कि आप में कौन कौन से परिवर्तन आए हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक परिवर्तन। अब शारीरिक परिवर्तन यानी कि हमारे शरीर में क्या परिवर्तन आया है। देखिए, जब हम छोटे थे तो हमारी जो लंबाई थी वो भी कम थी, हमारा वज़न भी कम था, और अब हम लंबे हो गए हैं, हमारा वज़न ज़्यादा होने लग गया है, ठीक है, हमारे बाल बढ़ने लगे हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर है खान पान में परिवर्तन। जब आप बिल्कुल छोटे थे तो सिर्फ आप दूध पीते थे, उसके बाद धीरे धीरे आपने सब खाना शुरू कर दिया, है ना। फ्रूट्स खाने लग गए हैं, सब्जियां खाने लग गए हैं, तो ये और कुछ बाहर का खाना भी हम खाने लग गए हैं, जबकि छोटे बच्चों को तो हम नहीं खिलाते हैं। तो ये चेंजेस आए हैं। फिर है गीत संगीत। जब आप छोटे थे तो आपको कुछ नहीं आता था सिवाय रोने के, है ना। कभी कभी आप हंस पड़ते थे लेकिन ज़्यादा समय तो आप रोते ही थे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लग गए, आपको राइम्स आने लग गई, आपको सॉन्ग्स आने लग गए, प्रेयर्स आपने याद की, है ना। तो गीत संगीत में भी हमारा क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। उसके बाद है रुचियों में परिवर्तन। रुचियाँ क्या होती हैं, इंटरेस्ट। अब देखो, जब हम छोटे होते हैं तो नए नए खिलौने हमारे पास आते हैं तो हमारा खेलने में इंटरेस्ट होता है ना। फिर हम और बड़े होते जाते हैं तो हम फ्रेंड्स के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर उसके बाद हमें पढ़ना भी अच्छा लगने लगता है। तो ये धीरे धीरे हमारे इंटरेस्ट जो है वो चेंज होते हैं। फिर है चित्रकारी। आपका चित्रकारी में क्या चेंज हुआ, पहले आप ड्राइंग कर पाते थे या नहीं, और क्या आज आप अच्छे से ड्राइंग कर लेते हो। फिर है पढ़ना लिखना। तो ये भी परिवर्तन आया है। पहले हमको पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता था, लेकिन जब हम स्कूल आने लगे हैं तो हमें ये सब आने लग गया है। फिर है समझ में परिवर्तन, यानी कि हम चीज़ों को समझने लगे हैं। देखो, एक छोटा बच्चा है, उसको तो सारी चीज़ें समझ नहीं आती, इसलिए उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम चीज़ों को समझने लग जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि हमें कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, हम कहाँ सुरक्षित हैं, कहाँ नहीं हैं,
क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें हमारी समझ बताती हैं। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी समझ भी अच्छी हो जाती है। उसके बाद है खेल, तो आपको बताना है कि आपके खेल के अंदर क्या परिवर्तन हुआ, पहले आपको कौन से खेल पसंद थे, अब कौन से पसंद हैं। नृत्य और अभिनय, आपको क्या डांस और रोल प्ले यानी कि स्टेज पर जब आप कोई भी चीज़ परफॉर्म करते हैं तो उसमें आपको क्या परिवर्तन अपने आप में महसूस होता है, ये आप अपनी कक्षा में बताएंगे। उसके बाद है, पहले चिड़िया को लगता था कि यह संसार बहुत छोटा है, परंतु सच्चाई कुछ और ही थी। उस समय आपको कैसा लगा जब आपने इनमें से किसी एक को पहली बार देखा। देखो, ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ को हमने हमेशा से ही देखा है, कभी ना कभी तो पहली बार देखते हैं ना। हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हमें मिलती है जिसको हमने पहले कभी नहीं देखा हो। तो यहाँ नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं जिसको देखकर आप बताएंगे कि आपने जब उसको पहली बार देखा तो आपको कैसा लगा था। जैसे रेलगाड़ी, मॉल, पहाड़, जलयान यानी कि शिप, 4 या 6 वीथियों वाली सड़कें यानी कि जो बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं, रेगिस्तान या मरुस्थल, मेट्रो ट्रेन, समुद्र, वायुयान यानी कि एरोप्लेन, जंगल, खेत, नदी। तो जब भी आपने इन सबको पहली बार देखा आपको कैसा महसूस हुआ वो आप अपनी कक्षा में बताएंगे। आते हैं अगले पेज पर, चित्रों की भाषा। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चित्र से मेल खाती कविता की कुछ पंक्तियां उदाहरण के रूप में दी गई हैं। अब कविता की उपयुक्त पंक्तियों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आपने कविता को अच्छे से पढ़ लिया है तो आप लिख पाएंगे। तो आपको देखना है, ये चिड़िया आसमान में उड़ रही है तो लास्ट वाला स्टेंजा आ गया। अब ये यहाँ पे घोंसला दिया है तो सेकेंड नंबर वाला स्टेंजा हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है अनुमान और कल्पना। तो यहाँ आपको सोच कर बताना है। देखो, ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब आप अपने आप को कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं तो हमारे दिमाग से कुछ अलग ही चीज़ें निकल के आती हैं जिससे हमारा जो दिमाग है वो और अच्छा होता है। ठीक है, तो इन सबको छोड़ना नहीं है। पहला है, कविता की पंक्ति है, आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, चिड़िया ने अंततः इतनी दूर तक उड़ान क्यों भरी होगी। अब देखो, जब वो छोटी होगी तो उसके पंख बहुत कमज़ोर होंगे, जब वो बड़ी होने लग गई होगी तो उसके पंख और मजबूत होने लग गए होंगे, है ना। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब उसमें हमें मज़ा आने लगता है तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम कितनी देर तक उस काम को कर सकते हैं। ऐसे ही चिड़िया को भी ये लगा होगा कि अब उसके पंख मजबूत हो गए हैं तो चलिए देखती हूँ कि मैं कहाँ तक उड़ सकती हूँ। तो इसलिए उसने आसमान में बहुत ऊपर तक, बहुत दूर तक उड़ान भरी होगी। उसके बाद है, पक्षी खुले आकाश में बहुत दूर तक उड़ते हैं, लंबी दूरी, हजारों पेड़ों और सैकड़ों घोंसलों के बीच पक्षी अपना घोंसला कैसे ढूंढते होंगे। अब देखो, आप स्कूल आए फर्स्ट टाइम और जब आप अपने घर वापस गए तो क्या आपने अपने घर को नहीं पहचाना? ऐसा तो नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं और वो अपने घोंसलों को पहचान पाते हैं जैसे हम अपने घर को पहचान पाते हैं। फिर है, पक्षियों ने आकाश में उड़कर जाना कि संसार बहुत बड़ा है, हमारे पूर्वजों को यह बात कैसे पता चली होगी। अब देखो, हम तो आसमान में नहीं उड़ सकते, तो हमारे जो पूर्वज थे यानी कि हमारे दादा दादी, उनके भी दादा दादी, उनके भी दादा दादी, जितने भी लोग पहले हुए हैं उनको कैसे पता चला होगा कि ये संसार बहुत बड़ा है। तो जब वो छोटे रहे होंगे तब तो उनको भी ऐसे ही लगता होगा कि ये दुनिया बहुत छोटी सी है, वो जहाँ रहते हैं उनके लिए वही दुनिया थी। फिर धीरे धीरे जब उनको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी तो वो अलग अलग जगह पर घूमे होंगे, है ना। जब भी वो अलग जगह पे घूमे होंगे तो उन्होंने पाया होगा ये दुनिया तो उनकी दुनिया से और भी बड़ी है। तो इस तरह से उन्होंने जाना कि ये संसार बहुत बड़ा है। उसके बाद है, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो घर के बड़े बूढ़े आपको कुछ निर्देश देकर भेजते हैं। निर्देश यानी कि कुछ बात बताते हैं आपको कि आपको ध्यान से जाना है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ना। कुछ हमें वो बातें बताते हैं। क्या पक्षियों के माता पिता भी उन्हें उड़ने के पूर्व कुछ निर्देश देते होंगे? यदि हाँ तो वो निर्देश क्या क्या हो सकते हैं? देखो, जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे मम्मी पापा को चिंता होती है कि कहीं हम भटक ना जाएं, है ना, कोई हमें कुछ खिला पिला ना दे। तो ऐसे ही जो पक्षी होते हैं उनके माता पिता भी उनको कुछ अच्छी चीज़ें सिखाते हैं ताकि कोई दूसरा पक्षी या कोई दूसरा जानवर उनको कुछ नुकसान ना कर दे। तो वो उनको क्या निर्देश देते होंगे? यही कि बेटा बहुत दूर तक उड़कर नहीं जाना है, आपको अपना जो भोजन है वो आसपास ही ढूंढना है, आपको अपनी मम्मा पापा के आसपास ही रहना है, किसी नई जगह पर नहीं जाना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं वैसे ही पक्षियों के माता पिता भी उनको सिखाते होंगे। उसके बाद है कल्पना की उड़ान, यानी कि इसमें हम सोचेंगे। हर कोई पक्षी बनकर आकाश में उड़ना चाहता है। कल्पना कीजिए कि आप सभी खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं।
अब ये हमें सोचना ही है तो हम बिल्कुल सोच सकते हैं। मान लीजिए आपको पंख लग गए हैं और आप खुले आकाश में उड़ रहे हैं। कोई पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा है, कोई समुद्र के ऊपर, कोई क्रिकेट मैच देखते हुए उड़ रहा है, तो कोई विवाह के भोज का आनंद लेते हुए उड़ रहा है। आपको कल्पना करके कक्षा में बताना है कि आप ऊपर से नीचे क्या क्या देख रहे हैं। देखो, आपने कभी ध्यान दिया हो, जो चील होती है, एक पक्षी होती है बहुत बड़ा सा, तो वो जब भी आसमान से नीचे देखती है तो उसको बहुत दूर से ही खाना दिख जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो ऊपर से नीचे देख पाते हैं। अब हम ऊपर उड़ेंगे तो हमें भी नीचे की कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। तो आपको बताना है, मान लीजिए आप ऊपर उड़ रहे हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, तो आपको नीचे क्या क्या दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आप अपनी प्रस्तुति को उसी तरह सुना सकते हैं जैसे खेलों में आंखों देखा हाल सुनाया जाता है। जैसे मैं पहाड़ों के ऊपर से उड़ रही हूँ, मुझे चारों ओर ऊंचे पेड़, झरने और सरोवर दिखाई दे रहे हैं, ठंडी हवा अच्छी लग रही है, अरे वाह अब तो बर्फ भी दिखने लगी है, यह एक सफ़ेद चादर की तरह लग रही है, मैं इसका भरपूर आनंद ले रहा हूँ आदि। तो इस तरह से आप उस चीज़ को बताएंगे। उड़ान की परिस्थितियाँ जैसे पहाड़, समुद्र और उसका किनारा, जंगल, रेगिस्तान, मैदान, गांव, नगर, बारात, विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, विद्यालय, मेला, बाजार, चिकित्सालय यानी कि हॉस्पिटल, चिड़ियाघर, स्थानीय त्यौहार आदि हो सकती हैं। जो आपका दिल करे आप वो ऊपर से नीचे देखने के लिए अपने आप को सोच सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। आकार प्रकार। कविता में अंडे जैसा था आकार का उल्लेख है। नीचे कुछ और चित्र दिए गए हैं जो अलग अलग आकृतियों के हैं। चित्रों के नीचे उनके नाम लिखिए। अब देखो यहाँ इनके अलग अलग आकार हैं यानी कि शेप्स हैं। तो ये कैसा है, ये गोल है, ये चौकोर है, ये आयताकार है और ये त्रिभुजाकार है। तो जो भी हमने पढ़ा है, जैसे त्रिभुज पढ़ा है तो उनके पीछे हम आकार लगा देंगे तो बन जाएगा त्रिभुजाकार। ऐसे ही वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार। ठीक है, इस तरह से हम इनको लिखेंगे। अब है भाषा की बात। फिर मैं निकल गई शाखों पर हरी भरी थी जो सुकुमार। कविता की इस पंक्ति में सुकुमार शब्द आया है। सुकुमार का अर्थ होता है कोमल या कोमल अंगों वाला, और सुकुमार दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और कुमार। ठीक है, तो नीचे ऐसे ही कुछ और शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, तो चलिए उनके हम मीनिंग देखते हैं। पहले है सुकुमार यानी कि कोमल अंगों वाला, ये इसका अर्थ है। अब है सुयोग्य यानी कि सुयोग्य। सुयोग्य मतलब अच्छी योग्यता वाला, जिसमें कुछ अच्छा होता है, जो कुछ अच्छा कर सकता है। ठीक है, फिर है सुयश यानी कि सुयश, अच्छे यश वाला यानी कि जिसको अच्छे के लिए बहुत लोग जानते हैं। फिर है यहाँ देखो सुकर्म, तो यहाँ पे आएगा कर्म, सुकर्म यानी कि अच्छे कर्म। फिर है सुवास यानी कि अच्छी जगह। सु यहाँ पे देखो सुदर्शन, तो यहाँ आएगा दर्शन, सु प्लस दर्शन, सुदर्शन यानी कि अच्छा दिखने वाला। तो यहाँ हमने क्या नोट किया कि जिस भी शब्द के आगे सु लग जाता है इसका मतलब वो अच्छा होता है। ठीक है, जैसे सुकुमार, सुयोग्य, सुयश, सुकर्म, सुवास और सुदर्शन। अगले पेज पर आते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ रिक्त स्थान हैं और कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। उन शब्दों से वाक्य को पूरा कीजिए जो रेखांकित शब्दों के विपरीत अर्थ रखते हैं। देखो जहाँ पे अंडरलाइन किया है उसका हमें उल्टा शब्द बताना है। सूखा और गीला कचरा अलग अलग डिब्बों में डालें। वेरी गुड। दिल्ली मेरे घर से डैश है लेकिन गुवाहाटी के पास में है। पास का उल्टा हो जाएगा दूर। अनवर कब डैश और कब गया पता ही नहीं चला। गया का उल्टा होता है आया, तो अनवर कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। फिर कोई भी काम न तो बड़ा होता है और न ही छोटा, तो इनके हमें विलोम शब्द लिखने हैं। अब है, आइए अब एक रोचक संवाद पढ़ते हैं। देखो संवाद क्या होता है बेटा, संवाद होती है बातचीत, है ना। अब देखो ये सलमा को बोल रही है कि सलमा तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जितने पैसे राजू को मिले। अब कितने का इसने क्या आंसर दिया, जितने राजू को मिले। फिर तुम्हें उतने नहीं मिल सकते, तो मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं। ये किस तरह के शब्द आए हैं, देखो केवल 50 रुपये नहीं, मुझे राजू जितने ही रुपए चाहिए। इतने, कितने, उतने, जितने, है ना। इतने पैसे तो ऐसे नहीं मिल सकते, तो फिर कैसे मिल सकते हैं। तो ये संवाद हमने पढ़ा, इसमें हमने क्या देखा, जो अंडरलाइन किए हुए शब्द आए हैं वो थोड़े मिलते जुलते हैं, जैसे कितने, जितने, है ना, उतने, इतने, ये सब आए हैं। तो यहाँ नीचे दिया गया है कि इतना सा, उतना सा, जितना सा और कितना सा, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और उनके अर्थ भी समझाइए, फिर आपको राजू जितने रुपए मिल जाएंगे। अब देखो नीचे यहाँ पे दिए गए हैं, पहले हम इनके अर्थ लिखेंगे। इतना सा यानी कि छोटा सा, इतना सा या इसका अर्थ होगा छोटा सा। इसका वाक्य का क्या होगा,
मेरा घर बस इतना सा है। उतना सा, मुझे उतना सा ही खाना चाहिए जितना तुम्हें चाहिए। ठीक है, जितना सा, उस बर्तन में जितना सा भी दूध है वो मुझे दे दो, ये हम लिख सकते हैं। कितना सा, उस बर्तन में कितना सा दूध है। ठीक है, तो इसी तरह से आप ढेरों वाक्य इसमें से बना सकते हैं। अब आते हैं पाठ से आगे। पक्षी भोजन की खोज में घोंसले से बाहर उड़ते हैं। यह जानना रोचक होगा कि कौन सा पक्षी क्या खाता है। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, पता कीजिए कि वो क्या खाते हैं। अब आपको बताना है बाज क्या खाता है, हंस, तोता, बगुला, कबूतर, उल्लू। तो ये तो कीड़े मकोड़े ही खाते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें खाते हैं, तो आप यहाँ से इसको देखकर लिख सकते हैं। आते हैं अगले पेज पर, आनंदमयी गतिविधि। ये एक पजल गेम है और आपको इसमें पक्षियों के नाम ढूंढने हैं। एक पक्षी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है नीलकंठ, कुछ को हम ढूंढते हैं मैना, चील, सारस, तीतर, बाज, गोरैया, कबूतर, बतख और ये बुलबुल। ठीक है, तो यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं। यहाँ नीचे इन सब के नाम ढूंढकर लिखने भी हैं, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नीचे पशु पक्षियों से संबंधित कुछ पहेलियाँ दी गई हैं। पहेलियों का उपयुक्त चित्रों से मिलान कीजिए। चलिए हम देखते हैं किसके बारे में क्या लिखा है। पंखों में है नाखून हूँ रखता, रात अंधेरे में ही उड़ता, दिन में न मैं भोजन पाऊँ, उल्टा होकर के सो जाऊँ। पत्तों जैसा उसका रंग, कुतर कुतर खाने का ढंग, घरों में भी पाला जाता, नाम बताओ उसका ज्ञाता। तो ऐसा कौन है? ऐसा है तोता। नीड़ नहीं वह कभी बनाती, नीड़ का मतलब होता है बेटा घोंसला, बागों की रानी कहलाती, काला रंग है उसका भैया, सबके दिल को खूब लुभाती। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला खुद नहीं बनाता? वो है कोयल, और ये काली भी होती है, तो आप इसको मैच करेंगे। आखिरी बचा है, दिन भर सूरत नहीं दिखाता, रात कुलांचे भरता, और समझता ऐसा जैसे सूरज उससे डरता। अब नीचे दी गई हैं कुछ पहेलियाँ, वो आप अपने दोस्तों से पूछिए और खुद भी उत्तर देने की कोशिश कीजिए। उनके उत्तर नीचे दिए भी गए हैं, तो ये आप अपने आप से करेंगे। यही था हमारा पार्ट नंबर 1, चिड़िया का गीत। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।